नीट पेपर लीक, कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके, जेनजी आंदोलन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक पर्दे के पीछे क्या क्या है पूरी कहानी। यह कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि कौन है ये अभिजीत दीपके, वह कहां से आया और पहले आखिर क्या कर रहा था, वह अचानक कैसे रातों रात इतना लोकप्रिय हो गया कि सप्ताह भर में 2 करोड़ से ऊपर फॉलोअर्स हो गए। आखिर क्या है इसकी पृष्ठभूमि, चलिए आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। केजरीवाल की पार्टी में कभी मीम बनाने की नौकरी करने वाला अत्यंत साधारण और पारिवारिक पृष्ठभूमि वाला अभिजीत अचानक नौकरी छोड़कर अमेरिका में जर्नलिज्म की पढ़ाई करने चला गया। बंदा पढ़ाई करके नौकरी की तलाश में वहां बेरोजगार घूम रहा था, तभी कुछ ऐसा जादू हुआ कि जो हमारे भारत के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने उन्हें रोजगार दे दिया। ये बात है 15 मई 2026 की, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फर्जी डिग्री से वकालत का पेशा अपनाने वाले वकीलों की परिजीवी कॉकरोच से तुलना कर दी। मानो न्यूटन के सिर पर जैसे सेब गिर गया हो और जैसे ज्ञान चक्षु खुले हो, और अगले ही दिन 16 मई 2026 को दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाने की सोशल मीडिया में घोषणा कर दी। और देखते देखते भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया, यूरोप, अमेरिका में उसके लाखों करोड़ों फॉलोवर्स हो गए। और फिर क्या था, रातों रात इतने फॉलोवर्स हो जाना क्या किसी अचंभे का विषय नहीं है। कल तक बिल्कुल गुमनाम रहे आदमी को अगर 7 दिनों में 2 करोड़ फॉलोवर्स मिल जाए तो क्या यह बड़ा सवाल नहीं है, क्या यह अचंभा नहीं है। उससे पूर्व 3 मई को हुई नीट परीक्षा में पेपर लीक हो गया था, लेकिन 7 समंदर पार बैठे दीपके को 1 जून को न जाने सा क्या स्वप्न आया कि देश की जनता को, खासतौर पर जेन जी को उसके नेतृत्व की सख्त जरूरत है। उन्हें ऐसा लगा और इंडिया जाकर नीट पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन किया जाए और प्रधान जी का इस्तीफा मांगा जाए। फिर क्या था, इसी स्ट्रेटजी के साथ वह 6 जून को दिल्ली इंदिरा गांधी के एयरपोर्ट पर उतरते हैं। पूरी दिल्ली में कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं हुई, यहां तक कि गलियों में घूमते हुए श्वानों ने भी आसमान की तरफ मुंह करके उसका स्वागत नहीं किया। 6 जून से 20 जून तक, फिर 25 जून के मध्य नितांत अनजान लोगों के बीच प्रेम की कोपलें प्रस्फुल्लित हुई और प्रेम परवान भी चढ़ा। जब 25 जून को सोनम वांगचुक ने सीजेपी की बैनर तले नीट पेपर लीक के विरोध में धर्मेंद्र प्रधान के त्याग पत्र के लिए 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा कर दी। आश्चर्यजनक बात है कि यह कोई आखिर क्यों नहीं पूछ रहा है, अभिजीत दीपके का सोनम वांगचुक के साथ संपर्क आखिर कैसे हुआ, यह सवाल भी क्या नहीं बनना चाहिए। और इसके अलावा किसने सोनम वांगचुक को नीट परीक्षा लीक मामले को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने को तैयार किया। एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर कौन है इस पूरी स्ट्रेटजी के पीछे, आखिर कौन है, किसने गौरव दास, आशुतोष रांका, विजेता दहिया को दीपके के साथ जोड़ा, किसने सीजेपी के मंच पर अरविंद केजरीवाल, प्रकाश राज, योगेंद्र यादव, अरुंधति राय जैसे वामपंथी को भेजा। आखिर कौन है जो इस पूरे पर्दे के पीछे से यह पूरी कहानी रचने का काम कर रहा था। कौन था जिसने बाबा श्रावणी आजमी, स्वरा भास्कर, सोनाक्षी सिन्हा, आदिति हैदरी, दिया मिर्जा, अनुराग कश्यप, विशाल ददलानी, नसीरुद्दीन शाह जैसे बिग सेलिब्रिटी को इस भूख हड़ताल को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने को कहा। कौन था जिसने अखिलेश यादव, डिंपल यादव, समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण, टीएमसी के महुआ मोइत्री, सागरिका घोष, सीपीआईएम से जॉइन बिट्रास, आदमी पार्टी के संजय सिंह, एएनपी से शरद पवार, सुप्रिया सुले को इस नाटक का हिस्सा बनाने के लिए मजबूर किया। किसने जेएनयू के गैंग वामपंथी संगठन आईएसआ को जंतर मंतर भेजा, आखिर कौन है वो। किसने नाटक का आकर्षण बनाए रखने के लिए लेस्बियंस, गेज, फेमिनाइन, स्वयं को विपरीत लिंगी मानने वाले को प्रतिदिन वाहन भेजने का प्रबंध किया। कौन है जो कल तक अजनबी रहे इन लोगों को एक मंच पर जुटा रहा है। यह सवाल हर किसी के मन में था, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं था। कौन है जो पर्दे के पीछे से आग को यह भड़का रहा है, क्या यह कोई विदेशी ताकत है या फिर किसी संगठन का इसके पीछे हाथ है। इस कथित आंदोलन के पीछे किसका दिमाग है, यह सवाल और यह मिथ्य अभी तक सुलझ नहीं पा रहा था। राजस्थान में कांग्रेस की विगत अशोक गहलोत सरकार में एक के बाद एक कुल 19 पेपर लीक हुए, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है, लेकिन इनमें से कोई आंदोलनजीवी नहीं पहुंचा था। उक्त में से किसी को भी युवाओं की करियर की चिंता प्रवाह नहीं हुई। 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था। विगत लगभग महीने भर से चल रहे सीजेपी के आंदोलन में 400 से 500 से ज्यादा भीड़ किसी भी दिन नहीं जुटती थी, लेकिन 20 जुलाई को 8 से 10 हजार लोग
अचानक आखिर कहां से पहुंच गए? उनमें अधिकांश जेन जीज के बजाय अंकल लोग थे, जिनका न तो पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना, न उनका छात्रों से कोई लेना देना था। बैरिकेड्स हटाए गए, पुलिस की गाड़ियों पर पथराव हुआ, पुलिस पर पथराव हुआ, अनेक पुलिस अधिकारी, आईपीएस सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। अंततः लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पत्थरबाजी हुई, हंगामा हुआ, बच्चों के बड़ों के वीडियो क्लिप्स निकल करके सामने आए, उनके वीडियो क्लिप बनाए गए और इंटरव्यू लिए गए। और वह सब कुछ हुआ जो आंदोलन के पीछे के दिमाग को चाहिए था। महीने भर से असफल हो रहे आंदोलन को 20 के घटनाक्रम ने नई ऊर्जा दे दी थी। लेकिन हैरानी यह है कि जब लाठी चार्ज हो रहा था, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, तब आंदोलन के प्रणेता अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका, सौरभ दास, विजेता दहिया जैसे ये तमाम जो खुद को कॉकरोच बोल रहे थे, वो आखिर कहां चले गए थे? वो लाठियां खाने की जब समय आई, वो आखिर कहां गायब हो गए? इनमें से एक भी आंदोलन जीवी पुलिस की लाठी खाने के लिए वहां उपस्थित नहीं था। सब जाकर के अपने एसी कमरों में बैठकर टीवी पर जेन जी को 14-15 साल के बच्चों को पीटते हुए देखते रहे थे। 15 से 20 वर्ष की आयु के बच्चे भावुकता से भरे होते हैं, जिनके सोचने समझने की क्षमता इतनी परिपक्व नहीं होती। उन्हें बरगलाना सबसे आसान होता है। वही पत्थरबाजी में आगे रहे, उन्हीं के वीडियो क्लिप बने। आने वाले दिनों में कदाचित कार्यवाही होगी और हो सकता है कि बहुतों का करियर चौपट हो जाए। लेकिन सवाल है कि जब ये बच्चे पिट रहे थे, तब ये आंदोलन जीवी आखिर कहां थे? वे तो अपने उद्देश्य में सफल हो ही रहे हैं। कंधे भले ही बदलते रहे, कभी भोली भाली जनता के, कभी किसानों के, तो कभी बच्चों के। केजरीवाल इसका जीता जागता उदाहरण है। उसकी एक के बाद एक दगाबाजियों के पश्चात जनता ने आंदोलन जीवियों पर विश्वास करना बिल्कुल छोड़ दिया था। एक विशेष बात ध्यान रखिएगा, वर्तमान मजाक का टाइटल था नीट लीक, लेकिन पन्ना पलटा तो अंदर लिखा था पता है क्या? ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, लेकर रहेंगे आजादी, सीता का पति उमर खालिद को रिहा करो, इत्यादि इत्यादि। दीप के सोनम, दहिया या फिर किसी ने भी आखिरकार यह मना नहीं किया, यह आंदोलन नीट लीक के विरोध में है, न कि हिंदुत्व, ब्राह्मणवाद, सीता या फिर राम के विरोध में, और ना ही उमर खालिद और टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में आंदोलन है। लेकिन बावजूद इसके जो इस आंदोलन के आंदोलन जीवित, उन्होंने आखिर क्यों किसी को इस तरीके के स्लोगन, इस तरीके की नारेबाजी करने से मना क्यों नहीं किया? जो दिखा वो यह है कि आंदोलन जीवियों को मुद्दों के बारे में स्पष्टता तक नहीं थी। वे तो शतरंज की बिसात को खड़े किए गए प्यादे हैं, कठपुतलियां हैं जिन्हें चला कोई और रहा है, और इन कठपुतलियों की डोर पर्दे के पीछे आखिर किसके हाथ में है? उसका लक्ष्य मोदी सरकार के विरोध में माहौल खड़ा करना है, न कि विद्यार्थियों के किसी मुद्दे के समर्थन में आंदोलन करना। ध्यान रखिएगा, आखिर कौन पैसा दे रहा है आंदोलन जीवियों को? एक सवाल यह भी बनता है। किसी स्थान पर अगर आप सिर्फ एक साधारण सा कार्यक्रम अगर आपको करना हो, आयोजकों को पसीने छूट जाते हैं, 1-2 लाख रुपए जुटाने पड़ जाते हैं। 20 जून से धरना, 28 जून से भूख हड़ताल चल रही थी, महीने भर से टेंट लगे हुए थे, मंच, साउंड, खाना पीना, नाच गाना इत्यादि सब कुछ चल रहा था। लेकिन कोई तो है इन सब के पीछे, वो कौन है? असली प्रश्न यही है कि बिना किसी लीड भूमिका के आखिर ये सारी चीजें कैसे मैनेज हो रही थी? कोई तो मैनेजर होगा, कोई तो इन सभी चीजों को लीड कर रहा होगा, कोई तो पर्दे के पीछे से इन्हें सपोर्ट कर रहा होगा। आगे आखिर क्या है? आंदोलन के पीछे की शक्तियों ने जो रणनीति बनाई वह 19 जुलाई तक फेल होती दिख रही थी, लेकिन 20 जुलाई के घटनाक्रम ने उनके रणनीति को कुछ हद तक सफल बना दिया। कदाचित अब देश के विभिन्न हिस्सों से युवकों को, आंदोलन जीवियों को एकत्रित कर दिल्ली में प्रदर्शन हेतु भेजा जाएगा। बांग्लादेश, नेपाल की भांति सत्ता पलटने का कुचक्र रचने वाले इस लाइन पर फिर से सक्रिय है। भारत भी अब उनकी प्रयोगशाला में लगभग बदल चुका है। आगामी वर्ष में यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे कई अहम राज्यों में चुनाव होने वाले, विधानसभा चुनाव। विपक्ष इन छिटपुट आंदोलनों की नैया में बैठकर चुनाव वैतरणी पार करना चाह रहा है। यह चीज आपको समझनी पड़ेगी। किसी भी लोकतांत्रिक देश में विपक्ष का शांतिपूर्ण आंदोलन करना, जनता को एकजुट करना, उनके स्वस्थ होने का प्रतीक होना। हाँ, देश को आंदोलन करना चाहिए, लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से। विरोध भी चाहिए, लेकिन उत्तरदायित्वपूर्ण विरोध चाहिए। विपक्ष चाहिए, लेकिन वैकल्पिक दृष्टि वाला। लेकिन क्या भारत का जो विपक्ष है इन मापदंडों पर खरा उतरता दिख रहा है?
25 जुलाई 2026 नीट यूजी विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए। अगर सरकार छात्रों की बात सुनना ही नहीं चाहती तो जांच एजेंसियों को आखिर क्यों लगाया गया? अगर सरकार पर कोई दबाव नहीं था तो परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, नए कानून प्रावधान और जिम्मेदारी तय करने जैसे कदम आखिर क्यों उठाए गए? अगर सरकार सिर्फ विरोध को नजरअंदाज करना चाहती तो आखिरकार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा आखिर क्यों दिलाया गया, या फिर उन्होंने क्यों खुद से इस्तीफा दे दिया? इसी के साथ कुछ और भी सवाल उठ रहे हैं। आखिर कुछ चेहरे अचानक पूरे देश में इतनी तेजी से कैसे चर्चा में आ गए? आंदोलन को संगठित करने के पीछे कौन कौन से संगठन और लोग सक्रिय थे? क्या यह सिर्फ छात्रों का स्वतःस्फूर्त आंदोलन था या अलग अलग समूहों का भी इसमें योगदान था? इन सवालों के जवाब जांच और तथ्यों के आधार पर ही सामने आएंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि नीट विवाद ने देश भर में एक बहस छेड़ दी है और सरकार ने जांच, कानूनी कार्रवाई तथा अंततः केंद्रीय मंत्री, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे जैसे कदम उठाए हैं। अब देखना होगा कि इससे छात्रों का भरोसा कितना बहाल हो पाता है। देखने में राजनीति का ऊंट किसी करवट बैठता है, किंतु मुख्य प्रश्न फिर भी अनुत्तरित और शायद अनुत्तरित ही रहेगा कि सारे नाटक का कौन है सूत्रधार? ये कौन सूत्रधार हैं? खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कर ले। लेकिन आखिरी में जाते जाते ये भी कहूंगा, ये सवाल आपको खुद से भी करना चाहिए और जो सो कॉल्ड ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो आंदोलन जीवी थे, जिन भी आंदोलनकारियों का नाम इन कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे प्रमुख में आपको देखने को मिलता है, चाहे हम अभिजीत दिप्के की बात करें, चाहे हम विजेता दहिया की बात करें, या फिर हम सोनम वांगचुक की बात करें, या फिर आप जिनकी भी बात कीजिएगा, ये जिन भी सो कॉल्ड बिग प्लेयर्स का नाम सामने आ रहा है, आखिर इन सबका रचयिता कौन है? आखिर वो कौन थे जो पर्दे के पीछे से ये सारा खेल कर रहा था? आखिर वो कौन रहे जो इस 35 दिन तक चलने वाले आंदोलन को सफल बनाया? और जैसा मैंने बताया कि सोचिए, अगर आपको एक छोटा सा प्रोग्राम करना हो, उसके लिए आपको कितनी सारी मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। और कोई आंदोलन जो पिछले 30-35 दिनों से चला रहा है, क्या आपको लगता है बिना किसी मास्टर माइंड के, बिना किसी स्ट्रेटजी के, बिना किसी वो बैक सपोर्ट के, बिना किसी लीड रोल के, बिना किसी वो लीडरशिप के, क्या इस आंदोलन को सफल बनाया जा सकता था? अगर आपका जवाब हां है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपका जवाब ना है, और मुझे उम्मीद अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने हैं, मुझे उम्मीद अगर आपने इस पूरे फैक्ट को सुने तो आपका जवाब ना ही होगा। और अगर आपका जवाब ना है तो आप सवाल जरूर कीजिएगा। सवाल बनता है कांग्रेस जनता पार्टी के उस डेवलपर से जो फाउंडर हैं अभिजीत दिप्के, या फिर जो भी इनके सो कॉल्ड टॉप के मेंबर से, ये सवाल उनसे बनता है और आपको सवाल करनी होगी, तभी आप एक देश के जिम्मेदार युवा कहलाएंगे। क्या कहना चाहिएगा वीडियो के बारे में कमेंट कीजिए और इससे बने रहे राजस्थान वन के साथ।